मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, इस समय पूरे देश के अंदर खासकर जो सवर्ण समाज है उसके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर जो यूजीसी के रेगुलेशंस आए हैं उस पे भारत सरकार ने क्या किया। क्या उन रेगुलेशंस को वापस लिया गया या फिर नहीं वापस लिया गया। सब लोगों के मन में अभी यही सवाल गूंज रहा है। हालांकि इस सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है, क्योंकि अब तक सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी है। और शायद सरकार को ये लगता है कि जब ये मामला अदालत में चला जाएगा तो लोगों की जो नज़रें हैं वो फैसले पर टिक जाएंगी और इसके बाद फिर लोग भूल जाएंगे कि आखिर ये किस तरह का विकृत मानसिकता वाला कानून, नियम, रेगुलेशंस जो है वो विश्वविद्यालयों में लागू कर दिए गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस मामले में विरोध होना ही चाहिए और इस आधार पर विरोध बंद नहीं होना चाहिए कि ये मामला तो अदालत में चल रहा है या अदालत में चला गया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो मैंने अपना शीर्षक भी डाला है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के नाम पर बवाल हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। क्यों हुआ, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, रोहित वेमुला की जो मौत है वो 17 जनवरी 2016 को हुई थी और यही वजह है कि 17 जनवरी को बहुत सारे जो संगठन हैं, जिसमें कि वामपंथी संगठन है, बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट यूनियन, तो ये जो संगठन है, ये संगठन लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर कि अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, 17 जनवरी को वहाँ से दोपहर में एक मार्च शुरू करता है और वहाँ पे वो रोहित वेमुला की फ़ोटो लेकर के घूमते हैं यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद यूनिवर्सिटी में ये नारे लगाना शुरू करते हैं कि रोहित हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बिल्कुल अफजल गुरु की तर्ज पर, जो अफजल गुरु के लिए नारा लगा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रोहित वेमुला के पूरे मामले में जो उसको उस वक्त हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, उसको निकालने की भी एक प्रमुख वजह ये थी कि ये लोग मिल करके याकूब मेनन, जो कि एक बम धमाके की साजिश का गुनहगार साबित हुआ और उसको फांसी दी गई, वो याकूब मेनन की फांसी का विरोध कर रहे थे। यानी एक आतंकवादी की फांसी का विरोध कर रहे थे, एक आतंकवादी का महिमा मंडन कर रहे थे, एक आतंकवादी को मसीहा बता रहे थे। तो इस तरह से एक याकूब मेनन का समर्थन करने वाला जो छात्र था रोहित वेमुला, उस रोहित वेमुला के पोस्टर को लेकर के ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मार्च शनिवार को 17 मार्च को कर रहे थे। और जब ये मार्च कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने वहाँ पे, जैसा कि एबीवीपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मण और ठाकुर इन सब के खिलाफ भी उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी की। तो वहाँ पर जो छात्र एबीवीपी के थे उन्होंने उनको रोका। इसके बाद वहाँ पे पहले एक तीखी बहस शुरू होती है, इसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हंगामा बवाल शुरू हो जाता है, इसके बाद ये मारपीट शुरू हो जाती है। यानी रोहित वेमुला के नाम पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, सुरक्षा बल आते हैं, दोनों को अलग किया जाता है, उन छात्रों को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद मामले को किसी तरह से रफा दफा किया जाता है। लेकिन आप देखिए, अब रोहित वेमुला को दलितों का एक नया पैगंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगंबर मतलब ये है कि भाई सर तन से जुदा, मतलब सवाल खड़े मत करना, अगर सवाल खड़े हो गए तो सर तन से जुदा कर देंगे। तो बिल्कुल भाई सही जो है, अब रोहित वेमुला का जो पूरा केस है, जो पूरा अगर देखा जाए तो उस केस में ये पूरा एक दुखद पहलू है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके लिए पीड़ा हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे मामले में रोहित वेमुला का राजनीतिकरण, यानी एक पूरे वर्ग, सवर्ण वर्ग को निशाना बनाने के लिए जिस तरह से रोहित वेमुला का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में पूरे एक वामपंथी फ्रॉड नैरेटिव किस तरह से समाज के अंदर बोया जाता है, इसका बहुत ही जबरदस्त एक बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। यानी
रोहित वेमुला के बारे में कल मैं परसों में पढ़ रहा था, एक कोई हंसराज मीणा है, वो मतलब बहुत, हंसराज मीणा ही नहीं, बहुत सारे जो दलित चिंतक हैं वो रोहित वेमुला के सुसाइड लेटर को पढ़ते हुए बेचारे दुबले हुए जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि रोहित वेमुला ये लिखता है कि माई बर्थ इज अ फैटाल एक्सीडेंट, यानी मेरा जन्म ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आगे उसी में वो लिखता है रोहित वेमुला लेटर में अपने, इसी लाइन के आगे, कि वो बचपन से ही कभी अकेलेपन से उबर नहीं पाया। उसने अपनी पूरी चिट्ठी में किसी भी सवर्ण को, किसी भी अन्य व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस व्यक्ति की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उल्टे अगर देखा जाए तो उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियां, जो जिन परिस्थितियों में वो पला बढ़ा, उसकी मां ने, उसके पिता ने जो कुछ उसके साथ में किया, एक तरह से उसकी पूरे जीवन की छाप उस चिट्ठी पर नजर आती है। और लेकिन जो मेन मसला था वो ये था कि वाकई में उसका जीवन जो था वो उसके पिता की वजह से नरक हो गया था। इसलिए उसने ये बात कही कि उसका जन्म ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, या उसका जन्म ही एक दुर्घटना है। लेकिन जो सारे के सारे वामपंथी थे, सारे दलित चिंतक थे, जो नैरेटिव फर्जी गढ़ने में माहिर हैं, उन्होंने इस पूरी लाइन को इस तरह से पेश किया कि वो जन्मना जाति पर बात कर रहा है कि चूंकि मैं दलित या ओबीसी पैदा हुआ हूं इसलिए मेरा जन्म ही दुर्घटना है। इसको पेश इस तरह से किया गया, लेकिन दरअसल ये सच नहीं है। अगर आपको सच जानना है तो आपको इस पूरे रोहित वेमुला के कैरेक्टर के लाइफ में उतर करके पूरी बात को समझना पड़ेगा कि आखिर उसने अगर आत्महत्या की तो उसकी मुख्य वजह क्या थी, इस बात को समझना पड़ेगा। और असल बात यह है कि इस पर काफ़ी जांच हो चुकी है, काफ़ी रिपोर्ट्स छप चुकी हैं, इस पर अदालतों में बहस हो चुकी है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिकली मौजूद हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट जो कि लगभग 9 साल पहले बनाई गई थी, मैंने इस अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दिया है, जहां से मैं इन तथ्यों को लेने जा रहा हूं, जो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। दरअसल जो रोहित वेमुला था, उसके पिता का नाम था मणि कुमार वेमुला और उसकी मां का नाम था राधिका वेमुला। अब जो ये राधिका वेमुला थी, जो इनकी माताजी थी रोहित वेमुला की, राधिका वेमुला ने बचपन से ही अकेले ही रोहित वेमुला को पाल पोस करके बड़ा किया था। सिलाई करती थी वो, घर दूसरों के घर में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, मतलब संघर्ष में जीवन करके रोहित वेमुला को बड़ा किया। और जाहिर सी बात है कि जिसका पिता नहीं है और जिसकी माँ बाहर चली गई काम पर, तो हमेशा से उसको जीवन में अकेलापन रहा। यही बात उसने अपनी चिट्ठी में लिखी है कि मैं बचपन से ही कभी अपने अकेलेपन से उबर नहीं सका। लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब उस वक्त जो एचआरडी मिनिस्टर थी वो स्मृति ईरानी थी, और उन्होंने जब ये बयान दिया कि रोहित वेमुला दरअसल एक ओबीसी छात्र नहीं है बल्कि वो एक दलित है, नहीं, उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला एक दलित छात्र नहीं है बल्कि ओबीसी छात्र है, जबकि उसने जो एडमिशन लिया था वो दलित के नाम पर फेलोशिप के लिए लिया था। तो अब इस पर जो पूरी कहानी है वो खुलती है, वो कहानी ये खुलती है जो कि एनडीटीवी की रिपोर्ट में दर्ज भी है। और इसके अलावा उस वक्त जो SC/ST कमीशन था, जिसके कि जो अध्यक्ष थे, जो कि PL पुनिया थे, उनके सामने भी पूरी कहानी आई थी, वहां पे भी इसका जिक्र मिलता है। दरअसल रोहित वेमुला की जो माँ थी राधिका वेमुला, वो एक दलित थी, और एक माला जाति होती है जो दलितों में आती है, SC में आती है, उनकी जाति असली वही थी। यानी राधिका वेमुला के जो माता पिता थे वो दलित थे, माला जाति से थे। लेकिन राधिका वेमुला को एक ओबीसी फैमिली जो कि वडेरा थी, उसमें उनको जो है, वहां की वडेरा ओबीसी होगी, वहां पे उनको गोद में दे दिया, यानी कि एक ओबीसी फैमिली ने उनको गोद ले लिया राधिका वेमुला को। और इस तरह से वो थी तो दलित राधिका वेमुला, लेकिन वो पली बड़ी कहां पे, एक ओबीसी फैमिली में। और जब उस ओबीसी फैमिली के कुछ और लोगों ने ही उसको दलित वाली गालियां दी, तो राधिका वेमुला को पहली बार यह पता चला कि दरअसल वो एक दलित माँ बाप की बेटी है, वो ओबीसी नहीं है, और मुझे तो गोद लिया गया है। यानी यहां पर पहला पॉइंट ये देखिए कि पूरे रोहित वेमुला का जो प्रकरण है
उसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो ओबीसी लोग थे, वही लोग एक दलित महिला को गाली दे रहे थे कि वो दलित है, यानी उसमें ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं है। आगे बढ़िए। अब चूंकि वो ओबीसी परिवार में पली बड़ी, तो उसकी शादी भी एक ओबीसी बडेरा परिवार में ही कर दी गई, जिसका नाम था मणि कुमार वेमुला, जो कि रोहित वेमुला के पिता थे। अब मणि कुमार वेमुला को भी जब ये बात पता चली कि ये एक दलित महिला है, तो फिर इसके बाद मणि कुमार वेमुला भी उसको गाली गलौज करते थे, गालियां देते थे, और यहां तक कि वो शराब भी पीते थे। यानी अगर देखा जाए तो फिर से एक बार एक ओबीसी हस्बैंड एक दलित वाइफ को अपनी गाली गलौज दे रहा है, शराब पी के आता है, मारता पीटता है। तो क्या किसी ब्राह्मण ने कहा कि शराब पी करके तुम रोहित वेमुला की मां को मारो? क्या किसी ठाकुर ने कहा? क्या किसी वैश्य ने कहा कि तुम शराब पी करके रोहित वेमुला की मां को मारो? इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ब्राह्मणों का कोई नहीं। अगर एक ओबीसी हस्बैंड एक दलित वाइफ को अगर गालियां दे रहा है, तो इसमें ब्राह्मणों का क्या रोल है भाई? इसमें सवर्ण कहां से आ गई? इसमें जनरल कैटेगरी कहां से आ गई? इस गाली गलौज की वजह से राधिका वेमुला और मणि कुमार वेमुला के बीच में तलाक हो गया। जब ये तलाक हो गया तो इसके बाद फिर राधिका वेमुला जो है अकेली पड़ गई, और उन्होंने फिर अकेले ही अपने बच्चे को पाला पोसा। अपने बच्चे के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको इतनी बड़ी विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया। उस सब के लिए तो हम कहते हैं कि हर तरह से सैल्यूट है कि उसकी माँ ने बहुत संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सवाल ये बड़ा उठता है इसमें कि इसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वही उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मेरा जन्म ही एक दुर्घटना है। जिसके माता पिता आपस में लड़ते रहे हों, शराब पीकर मारते रहे हों, तलाक हो जाए, तो बच्चा क्या लिखेगा? बच्चा ये लिखेगा ना कि मेरा जन्म ही एक दुर्घटना है और बचपन से मैं कभी अकेलेपन से उभर नहीं पाया। इसका सीधा अर्थ ये है कि वो अपने उस पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ इशारा कर रहा है जो कि मणि कुमार वेमुला और राधिका वेमुला के बीच की लड़ाई थी। लेकिन इस पूरी की पूरी लाइन को किस तरह से बदल दिया गया कि जैसे उसने ये कहा कि चूंकि वो ओबीसी है इसलिए उसका जन्म लेना ही एक दुर्घटना है। इस तरह से वामपंथी फ्रॉड नैरेटिव पूरी तरह से हावी हो गया इस पूरे मामले में। अब इसके बाद यहां पर भी आप आइए कि एक तो ये बड़ी बात है, दूसरा उसकी जो पूरी सुसाइड लेटर था, उस पूरे की पूरे सुसाइड लेटर में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक पूरा पैराग्राफ ही कटा हुआ था। यानी उसमें पूरा एक पैराग्राफ काटा हुआ था। मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा दे रहा हूं। और वो जो पैराग्राफ पूरा काटा हुआ था, उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था ये समझना बहुत जरूरी है। मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि उसमें लिखा क्या था। उसमें लिखा था, तो जो पैराग्राफ काटा गया था उसमें लिखा था कि ASAFSFI यानी कि जो दलित वामपंथी संगठन है, ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए ही अस्तित्व में हैं। किसी व्यक्ति और इन संगठनों का हित शायद ही कभी मेल खाता है। सत्ता पाने, प्रसिद्धि हासिल करने या सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण बनने की चाह में। यानी वो सीधे सीधे अपनी जो उसकी स्थिति हुई उसके लिए सीधे सीधे जो संगठन थे वामपंथी उनको जिम्मेदार ठहरा रहा था। लेकिन उन लाइनों को पूरी तरह से उन लाइनों को काट दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन लाइनों को रोहित वेमुला ने खुद काटा या रोहित वेमुला के साथियों ने या जो संगठन के लोग थे उन्होंने काटा? ये सवाल खड़ा होता है। ये सवाल अभी भी है, लोग इस पे सवाल उठाते हैं। अब हो सकता है कि अगर रोहित वेमुला ने ही काटा हो तो भी उसकी मनस्थिति को जरा समझो क्या है। सबसे पहले तो उसने अपने ही संगठन पर सवाल खड़े किए अपनी चिट्ठी में, फिर उसको काट दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसके मन में ये बात तो थी कि हाँ, वो अपने ही संगठन के द्वारा प्रताड़ित हो गया। जिसको वो अपना माई बाप समझता था वही वामपंथी संगठन उसको सूली पर चढ़ा करके चले गए कि चढ़ जा बेटा सूली पर, चले गए, झाड़ पर चढ़ा के चले गए। लेकिन उसने ये सोचा कि चूंकि ये वामपंथी संगठन ही है, ये तो मेरे ही लोग हैं, तो कोई बात नहीं, उसको काट दिया। यानी लेकिन वो काटने से उसकी दिल की बात खत्म तो नहीं होती ना। मेन तो वही बात है जो उसने काटी है। लेकिन देखिए, जो वहां पे उसके वामपंथी संगठन जो उसके साथी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनके साथियों के बयानों के आधार पर। यानी इस पूरे मामले में जो सुसाइड लेटर था, उस सुसाइड लेटर में कहीं भी उसने किसी ब्राह्मण का, किसी का नाम नहीं लिया कि हाँ इसने मेरे साथ अन्याय किया इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। लेकिन उस लेटर से कोई केस बनता नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, उसके साथियों को पकड़ा, वामपंथियों ने उसके साथियों को पकड़ करके ये कहा कि भाई देखिए क्या ऐसी परिस्थिति बनी जिसकी वजह से कि ये पूरा सुसाइड हुआ। अब उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया कुमार सुंदरम को, जो उस वक्त जो है एबीवीपी के अध्यक्ष थे
और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, और जिनका झगड़ा रोहित वेमुला से हुआ था। अब कुमार सुंदरम भी जो है वो बाद में अदालत के द्वारा, पुलिस के द्वारा बरी कर दिए गए। पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई या पुलिस ने जो पूरी अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में उन्होंने उसको बरी कर दिया। किसी को भी कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि अपने सुसाइड लेटर में उसने किसी को ये चीज उसने खुद स्वीकार नहीं किया कि हाँ, उसने कहा कि मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जो कर रहा हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने अपनी पूरी फैमिली लाइफ को, उसने अपनी पूरी पारिवारिक बैकग्राउंड को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, खुद पूरे उसकी उससे स्पष्ट है चिट्ठी से। लेकिन किस तरह से एक साधारण सी सुसाइड के केस को किस तरह से वामपंथी नैरेटिव ने उसको इतना वेपनाइज करके और आपके सवर्णों के पीठ पे खंजर घूंप दिया, और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो उस वक्त एक बयान भी दिया था, वो रोहित वेमुला के लिए आंसू भी बहा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी रोहित वेमुला के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त आंसू भी बहाए थे। उनको ये नहीं पता कि वो जिसके लिए आंसू बहाते हैं, बाद में वही नैरेटिव उनके लिए मुसीबत बन जाता है। और आज वही हुआ कि वही नैरेटिव जो है उनके लिए आज एक मुसीबत बन चुका है। अब सवर्ण समाज उनके खिलाफ खड़ा है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं इस पर, लेकिन देखना है। बहरहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है कि एक बड़ी मुश्किल समस्या से बीजेपी अब गुजर रही है, और उसके लिए अब इस पूरे मामले में अगर वो पीछे हटती है तो फिर एक दलित ओबीसी का भी गुट जो है वो खड़ा होकर के आंदोलन कर सकता है। यानी कि पूरी तरह से एक जातीय गृहयुद्ध की आग में झोंकने वाला कानून विश्वविद्यालयों में मोदी जी ने लागू कर दिया है। नमस्कार।